नमस्कार छात्रों। आज हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत संविधान की विशेषताएं यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज इसके पहले हमने संविधान के पिछले जो पाठों में हमने संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ और उसकी उद्देशिका कौन कौन सी थी, इनके बारे में अध्ययन किया। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसी अवधारणाओं को हमने समझा। उसी के साथ साथ उद्देशिकाओं में हमने यह देखा कि जैसी उद्देशिकाएं जो हैं हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, उद्देशिकाओं में जो लिखित हैं, और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो संविधान में, उसके बारे में हम आज बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संघराज्य। संघराज्य क्या होता है? संघराज्य जो है वो हमारे देश का एक संविधान, हमारे राज्य व्यवस्था जो है हमारी संविधान में महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी। संघीय जो राज्य व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था? संघीय राज्य व्यवस्था। देश का शासन चलाने के लिए एक प्रणाली है, यह प्रणाली के रूप में कार्य करता है। साथ ही पूरे प्रदेश के व्यापक, चाहे वो छोटा हो चाहे वो विशाल व्यापक प्रदेश हो, सुदूर भाग तक दुर्लक्षित है, वहाँ जो लोगों का प्रशासन के प्रतिभागी बनने का अवसर हमें मिलता है संघराज्य के माध्यम से। अतः संघराज्य के 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं होती है। 2 स्तरों पर हमारा देश जो है वह देश की सुरक्षा, विदेश नीतियाँ, शांति आदि कार्य जो है वो केंद्र सरकार के दायित्व में होते हैं, केंद्र सरकार के दायित्व में होते हैं। और यही केंद्र सरकार जो होता है, जो शासन करता है, जो शासन का चलाता है केंद्र सरकार, उसी को हम संघ शासन, केंद्र सरकार अथवा संघ शासन कहते हैं, जो निश्चित विभिन्न कार्य करते हैं हमारे लिए, हम समाज के लिए, लोगों के लिए, और उसी को हम केंद्र सरकार या शासन कहते हैं। जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम? आपको पता होगा हम कहाँ रहते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं। और महाराष्ट्र जो है हमारा एक राज्य है। महाराष्ट्र क्या है? एक राज्य है ना। तो राज्य सरकार जो है उसको हम कौन सी सरकार कहेंगे? उसे हम राज्य सरकार कहेंगे। तो ये जो सरकारें हैं 2 स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाती हैं और उसके सहयोग के माध्यम से, सहयोग के द्वारा शासन चलाने की जो प्रणाली होती है उसे हम संघराज्य कहते हैं। चाहे वो राज्य सरकार हो, संघ राज्य, संघ और राज्य, संघ मतलब केंद्र शासन हो गया और राज्य मतलब राज्य सरकार हो गया। तो इस तरह से दोनों का मेल होकर के हम शासन व्यवस्था, संघराज्य जो होता है वो बनाते हैं उसको। अब इसमें देखिए अधिकारों का विभाजन, कौन कौन किसको किसको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। जहाँ तक हम बात करें, संविधान ने हमें संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है। दोनों के बीच किसका विभाजन किया गया है? अधिकारों का। किस विषय के अधिकार किसके पास है यह देखना जरूरी है। हमारे संविधान ने 3 सूचियाँ बनाई हैं। देखो कौन सा विषय कहाँ पर है और कौन से विषय के माध्यम से कौन सा कार्य किया जाता है, इसके बारे में तीनों सूचियों के माध्यम से उल्लेखित किया गया है, जिसका हम अभी बारी बारी से उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। प्रथम सूची जो होती है वह क्या होती है? संघ सूची कहते हैं उसे। इस सूची में 97 विषय हैं, संघ सूची में, प्रथम सूची में। और इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि संघ सूची है, तो उसमें कानून जो है वो संघ सरकार इसके ऊपर कानून बनाती है। कौन बनाती है? संघ सरकार। दूसरी जो सूची है वो राज्य सूची है। कौन सी सूची है? राज्य सूची। राज्य सूची जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है। कौन बनाती है? राज्य सूची जो है वो राज्य सरकार उसके ऊपर कानून बनाती है। इसके अंतर्गत आपको 66 विषय आपको देखने को मिलेंगे। कितने विषय? 66 विषय। और इन विषयों पर जो है वो राज्य सरकार कानून बनाती है। कौन बनाती है? राज्य सरकार। राज्य सरकार इसके ऊपर कानून बनाती है राज्य सूची पर। और इन्हीं दोनों सूचियों के अतिरिक्त और एक सूची होती है जिसको हम नाम देते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची जो होती है इन दोनों के मेल से बनती है। जैसे कि उसमें कितने कितने विषय होते हैं? टोटल 47 विषय होते हैं।
इन विषयों पर राज्य सरकार, इन विषयों पर संघ और राज्य दोनों मिलकर, देखो संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है, और इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई नए से निर्माण होता है ना, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह संघ सरकार का होता है। और इसी अधिकार को हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। जो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? संघ सरकार के पास होती है। किसके पास? संघ सरकार के पास होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। इसी आधार पर देखो कौन से विषय किसके पास है, इसका बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। देखिए कौन से विषय जो है वह किसके पास है, वो हमको जानना जरूरी है। कौन से विषय किसके पास है, अब इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए पहला देखिए संघ सरकार के अधीन विषय। संघ सरकार मतलब वही संघ सूची जिसको हम नाम देते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। रक्षा हो गया, विदेश नीति हो गई, युद्ध एवं शांति हो गई, मुद्रा व्यवस्था हो गई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। ये जो चार चीज़ें हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं संघ सरकार के अधीन। राज्य सरकार के अधीन अगर हम बात करें तो राज्य सरकारें किसके ऊपर ज़्यादा जोर देती है? कृषि के ऊपर। साथ में कानून व्यवस्था भी होता है, स्थानीय प्रशासन होता है और स्वास्थ्य होता है, कारागार प्रशासन होता है। कारागार मतलब जो जेल वगैरह होते हैं ना, वो वाला प्रशासन राज्य सरकार करती है। अब समवर्ती सूची में क्या होता है? दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में जो विषय होते हैं, दोनों सरकारों जिसके ऊपर कार्य करती हैं, वह कौन कौन से विषय हो सकते हैं? जैसे कि रोजगार हो गया, पर्यावरण हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन हो गया, व्यक्तिगत कानून, शिक्षा आदि। भारत में एक संघ सरकार 29 राज्य, अभी देखो 29 की जगह 2 राज्य, 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश है। अभी पिछले कानून बना करके देखिए सरकार ने 370 जो धारा थी, केंद्र सरकार ने, हमारे संघ सरकार ने 370 जो धारा जो थी कहाँ, जम्मू कश्मीर में, उसे हटा दिया गया है। और जिसकी वजह से अभी हम, और लद्दाख जो है वो सब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन हमें अभी किताब के आधार पर ही चलना है, ठीक है। संघ शासित प्रदेश पर संघ सरकार का नियंत्रण रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि संघ शासित प्रदेश मतलब जैसे केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, उसके ऊपर संघ सरकार का, केंद्र का नियंत्रण होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया जो 7 प्रदेश है, कौन कौन से? नई दिल्ली, दमन द्वीप, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश है। अब भी सरकार ने नए और जोड़ दिए हैं, उसमें कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर फिलहाल अभी, और उसी के साथ साथ लद्दाख, ये ऐसे 2 विषय और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश वहाँ बढ़े हुए हैं। इसी के साथ साथ जो है संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसद क्या है? भारतीय संविधान जो है हमारा, वो संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए गए हैं वहाँ पर। और इसी के अंतर्गत जो संसद में जो विधायिका को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार होता है, और इन्हीं निर्णयों के आधार पर वह देश के लिए और सरकार के लिए कानून बनाते हैं। आप जानते हैं जैसे कि ये जो आपके सामने अभी नोट दिखाई दे रहा है, ये कि 50 का नोट है, राइट? 50 का नोट है। अभी इसमें देखो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत सरकार लिखा रहता है। देखिए आपको अगर नोट पर अगर दिखाई देता होगा तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित है। देखिए ये अगर आपको देख रहे हो तो ये जो नोट छापने का कार्य जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। वित्त मंत्रालय इसके ऊपर नियंत्रण रखता है ना। उसी प्रकार विविध प्रकार के जो लोगोज हैं, देखो आपने लोगोज देखे होंगे। ये देखो ये लोगोज जिसको बोध चिन्ह जिसको हम कहते हैं, ये महाराष्ट्र पुलिस का, और ये जो है भारतीय रेल का है ये, और ये वाला जो है आपका देखो एसटी महामंडल है ना। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के बोध चिन्ह हैं। भारत सरकार जो है वो संसद, जो हमारी संसद में है, 3 महत्वपूर्ण उसमें मुद्दे हैं। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है, प्रत्यक्ष जो शासन चलाते हैं उस मंत्रिमंडल का जो निर्माण है उसका निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? लोकसभा के द्वारा, लोकसभा द्वारा निर्माण किया जाता है।
अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अपना जो कार्य होता है उसके लिए लोकसभा जो है वह उत्तरदायी होता है। कौन होता है? लोकसभा उत्तरदायी होता है, राइट। संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होने वाली चर्चाएं और विचार विमर्शों को महत्व प्राप्त हो रहता है। इसी के साथ हम आज देखेंगे संघीय ढांचे में, हमारे संघीय ढांचे में और संविधान में न्यायपालिका को बहुत स्वतंत्र न्यायपालिका को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत जो एक दूसरे के बीच के जो विवाद होते हैं उनको हल निकाला जाता है न्यायपालिका के माध्यम से, और इन्हीं ऐसी स्थिति में वे न्यायालय में जाते हैं, है ना। जब अगर एक दूसरे के बीच हल नहीं निकलता तो क्या होता है, वह न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय का सहारा लेते हैं। न्यायालय में क्या होता है, न्यायालय के दोनों पक्षों के लोग, दोनों पक्षों की जो है वह जिरह मतलब दलील जिसको हम कहते हैं। जिरह का मतलब क्या होता है, दलीलें जो हैं वह सुनी जाती है, और उनको सुनकर उनका जिसके ऊपर अन्याय हो गया है उसको दूर करने के लिए न्यायालय जो है वो न्याय करता है। यह कार्य जो है वो निष्पक्षता का होता है, निष्पक्ष के साथ किया जाता है, और इसके लिए वो निष्पक्षता उसमें होनी बहुत आवश्यक है। न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े, इसीलिए न्यायपालिका को अधिकाधिक स्वतंत्र रखने के लिए संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि क्या, कौन से प्रावधान किए गए हैं? जैसे कि न्यायालय पर कोई अपना अधिकार या अपना दबाव ना डाल सके, इसीलिए न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां होती है, वह नियुक्तियां, जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्तियां जो है सरकार द्वारा न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार में विभिन्न दलों के लोग होते हैं जो एक दूसरे के को नीचा दिखाने के लिए कुछ अनिष्ट कार्य कर सकते हैं, इसीलिए न्यायाधीशों की नियुक्तियां जो है सीधे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जो है हमारे देश का प्रथम व्यक्ति माना जाता है जो न किसी वो धर्म और ना ही किसी दल, ना ही किसी जाति और ना ही किसी पंथ को ध्यान में रखकर अपना स्वतंत्र निर्णय लेता है, और इसीलिए न्यायाधीशों को सरलता से उनके पदों से हटाया नहीं जा सकता। न्यायाधीशों के लिए एक विशेषता क्या है कि उनको आसानी से उनके पदों से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय उनका चुनाव करते हैं। इकहरा नागरिकत्व, अभी इकहरा नागरिकत्व तो मतलब भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एक जैसा प्रावधान मिला है, एक जैसा नागरिकत्व मिला है। किसी को, जैसे बोलते हैं ना, किसी को मौसी का और किसी को माँ, इसका व्यवहार नहीं, उस तरह से तो एक जैसा व्यवहार यहाँ किया गया है संविधान में। वह भारतीय नागरिकत्व है, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय नागरिकत्व, एक जैसा व्यवहार किया गया है जिसका। आगे हम देखेंगे संविधान में संशोधन करने की पद्धति। देखो क्या होता है, आप जानते होंगे संविधान जब बदला जाता है उसमें जब उसको बदलने की आवश्यकता होती है, समय समय पर बहुत सारे संविधान में बदलाव हुए हैं। इसमें कैसे, कौन कौन से पद्धति के माध्यम से संविधान को बदला जा सकता है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक उसका संशोधन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है ना, प्रावधानों में परिस्थिति के अनुसार। किसके अनुसार? परिस्थिति के अनुसार संशोधन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है। परंतु संविधान को जो है वो बार बार संशोधन अथवा परिवर्तन करने से अस्थिरता अथवा अराजकता की स्थिति निर्माण हो जाती है, और जिसको बनाए रखना, अराजकता को दूर रखने के लिए उसमें बार बार भी परिवर्तन नहीं की जा सकते। जब बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है तभी संविधान में संशोधन करके कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो कानून था उसको संविधान में संशोधन करने के बाद वो एक प्रकार का उन्होंने कानून बनाया, ठीक है। तो इसके लिए भारतीय संविधान में ही संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट की गई है, और संविधान में किसी भी प्रकार का किया जाने वाला संशोधन इसी संविधान में उसी प्रक्रिया के द्वारा करना आवश्यक होता है। संविधान में संशोधन करने की यह प्रक्रिया बड़ी वैशिष्ट्यपूर्ण है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल भी नहीं और बहुत सरल भी नहीं है। किया जाने वाले महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार विनिमय करने हेतु
पर्याप्त अवसर दिया गया है तो सामान्य संशोधन बड़ी सहजता और सरलता से किया जाएगा। इतना लचीलापन भी इस प्रक्रिया में है, मतलब जो साधारण सा कोई विधेयक होता है उसमें आसानी से उसको संविधान में लागू कराया जा सकता है। उसमें आगे संघीय ढांचे के अंतर्गत अगर हम बात करें तो विशेषता, अगर संविधान की विशेषता अगर हम बात करें तो संविधान ने और एक स्वतंत्र क्षेत्र रखा है, और वह स्वतंत्र क्षेत्र कौन सा है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को हम चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं। पता है ना, जो चुनाव आयोग बीच में जो हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और हर उस नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल, उसकी उम्र 18 साल पूरी होती है, 18 साल पूर्ण वाले व्यक्ति को मत देने का, मतदान का अधिकार होता है। आपको पता है ना। तो इसी के अंतर्गत संविधान ने निर्वाचन आयोग का चुनाव किया है। इसका जो अध्यक्ष होते हैं चुनाव आयोग के, उनको भी केंद्र सरकार के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। और इसी के प्रतिनिधि हम निश्चित अवधि के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल के बाद चुनाव खुले और निष्पक्ष वातावरण में होना चाहिए। और उसी के साथ साथ चुनाव जो है वह गुप्त मतदान पद्धति, चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा बात रखी है? गुप्त मतदान पद्धति, मतलब हमने किसे वोट दिया, हम वह किसी को या अपने आप किसी को नहीं बता सकते। तो इस तरह से ये जो चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया को समझना, चुनाव आयोग जो है वह भी एक संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसी प्रकार प्रत्याशी जो चुनकर भेजे जाते हैं चुनाव में, चुनाव के बाद यदि सरकार चुनाव का आयोजन करती है तो खुले और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होंगे ही, ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अराजकता होती हैं जिसमें हर कोई पॉलिटिकल लीडर होता है जो अपने आप को जीतने के लिए कुछ भी करता है। तो ऐसे लिए संविधान ने चुनाव संपन्न कराने का दायित्व जो है एक स्वतंत्र संस्थान को सौंपा है। अर्थात संस्थान कैसा है? और इसी संस्थान को जो नाम है वह है निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग, है ना। निर्वाचन आयोग या तो फिर उसको हम चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है दायित्व निर्वाचन आयोग पर है। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं और इस पाठ में हमने उनमें से कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताओं का भी अध्ययन किया है। मौलिक अधिकारों की अगर विषय में चर्चा अगर हम करें तो इसके आने वाले पाठ में हम इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार क्या है, संविधान ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं। तो इस तरह से बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।